हेलो एवरीवन, माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम पर्यावरण शिक्षा शास्त्र को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और यह उसी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। हम 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुसीबत के समय जो हमारा साथ देता है वही एक सच्चा साथी होता है। और इस समय जो मुसीबत है, आपका हम तहे दिल से पढ़ाई में साथ दे रहे हैं एक सच्चे साथी की तरह। आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। यह पर्यावरण अध्यापन संबंधी मुद्दे या शिक्षा शास्त्र का तीसरा पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, क्यों पर्यावरण शिक्षा ज़रूरी है तथा इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न मनोविज्ञान शास्त्रियों ने दी हुई हैं। सर्वप्रथम हम समझें कि पर्यावरण शिक्षा का साधारण भाषा में अर्थ क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती हैं। बात समझेंगे कि ऐसी शिक्षा है ना जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरणीय शिक्षा। इसके द्वारा निकट भविष्य में घटने वाली पर्यावरण संबंधित घटनाएं तथा उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को हम समझते हैं। क्या समझते हैं? पर्यावरणीय घटनाओं और उनका मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, इनके बारे में हम पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से समझते हैं। साथ ही पर्यावरण शिक्षा मानव को पर्यावरण प्रेमी बनाती है। आप पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि पर्यावरण को संतुलन में बनाए रखने में मदद की जा सके। ये मुख्य उद्देश्य हैं कुछ पर्यावरण शिक्षा के। साथ ही साथ यह शिक्षा मानव में जियो और जीने दो की भावना पैदा करती है। इसके द्वारा प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा मिलती है। आप भी खुशी से पर्यावरण का सदुपयोग करें, यानी कि आप भी जिएं और जीव जंतुओं के लिए भी जीने का भरपूर मौका मिले। ये पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को समझाया जाता है। इसके अलावा यह शिक्षा बताती है कि किस प्रकार मानव पर्यावरण को नष्ट किए बिना ही उसका भरपूर लाभ उठा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लाभ के लिए ही पर्यावरण को नष्ट करते चलें। आप बिना उसका दुरुपयोग किए, बिना उसे नष्ट किए ही उसका सदुपयोग कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा इस शिक्षा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा उसकी सुधारने के उपाय किए जाते हैं। तो इन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। साथ ही हम अब जानेंगे कि पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि पर्यावरण शिक्षा को किस तरीके से मनोविज्ञान शास्त्रियों ने या विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, ताकि आप उसको समझ सकें। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अपने कौशल से उसकी समस्याओं को समझाने, हल निकालने और मिटाने अथवा दूर करने की शिक्षा है। उन सभी कार्यों का निष्पादन इस प्रकार किया जाना है कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि ऐसे कार्य जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके से करो कि बार बार वो गलतियां ना हो। ये उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का। एक ये परिभाषा है। इसके अलावा भारतीय मनोवैज्ञानिक, भारतीय पर्यावरणविद H.B. चिंती बाबू ने परिभाषा दी कि शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया
पर्यावरण को जन्म देती है। किसको? शिक्षा और पर्यावरण के बीच की संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। साथ ही फिनिश नेशनल कमीशन ऑफ यूनेस्को के अनुसार, किसके? फिनिश नेशनल कमीशन यूनेस्को के अनुसार पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। क्या है? पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन क्या है? पर्यावरण की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। पर्यावरण शिक्षा किसी विज्ञान अथवा विषय के अध्ययन की अलग शाखा नहीं है। इसे जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है इस परिभाषा का कि पर्यावरण की शिक्षा किसी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत एक विषय के रूप में नहीं है। इसको जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जीवन है तब तक लोगों को दी जानी चाहिए इस तरीके की शिक्षा। चलिए नेक्स्ट हम देखें पर्यावरण शिक्षा के संबंध में कुछ विभिन्न शिक्षाविदों का मत। यानी कि इसका मतलब है कि पर्यावरण शिक्षा किन चरणों में दी जानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग शिक्षाविदों ने अपने अपने मत दिए हैं कि पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम में स्वरूप क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई में पर्यावरण शिक्षा का होना आवश्यक है। इसमें कहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के माध्यम से ही विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि पर्यावरण के माध्यम से ही विषयों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों में विशिष्ट पाठ जोड़ दिए जाएं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। देखिए प्राथमिक में क्या करना है कि पर्यावरण के माध्यम से एक विषय को ही पढ़ाएं। अब उच्च क्लास में अगर छात्र जाता है तो उसे क्या करना है, विशिष्ट पाठ जोड़ दिए जाएं उसके ही सब्जेक्ट में, जिस विषय में, जैसे कोई मैथ से 12th या उच्च शिक्षा कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसमें ही उससे रिलेटेड पर्यावरण के पाठ जोड़ दिए जाएं, है ना, विषयों में ही जोड़ दिए जाएं, अलग से विषय ना रखा जाए। सेकेंडरी स्तर पर हर पाठ में पर्यावरण की प्रविष्टि इस प्रकार कर दी जाए कि विद्यार्थी सामान्य ज्ञान प्राप्त करते समय पर्यावरण के पक्ष को भी ग्रहण कर सके। यानी कि सेकेंडरी यानी कि 12th में इस तरीके से पर्यावरण को जोड़ा जाए ताकि हर पाठ के बाद वह किसको, पर्यावरण संबंधी सामान्य ज्ञान को ग्रहण कर सके। साथ ही साथ ग्रेजुएशन स्तर यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण का विशिष्ट ज्ञान स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। यानी कि जब वह विश्वविद्यालय में है, मास्टर कर रहा है, तो उस तरीके से एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें स्वतंत्र रूप से विशिष्ट ज्ञान एक विषय के रूप में हो। जैसे मास्टर आप इन फिजिक्स करते हैं, एमएससी करते हैं, इसी तरीके से एक मास्टर का ही कोई कोर्स होना चाहिए जो कि पर्यावरण से संबंधित हो। यानी कि पर्यावरण संबंधी विशेष कोर्स ही प्रस्तावित कर दिया जाए। कहाँ पे? जब आप विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख घटक, यानी कि पर्यावरण शिक्षा में कौन कौन से पाठ या फिर घटकों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से घटक पर्यावरण में उपस्थित हैं या आते हैं। पर्यावरण के घटक की बात करें तो सर्वप्रथम जो घटक है उसे हम बोलते हैं पर्यावरण का प्राकृतिक घटक। यानी कि प्राकृतिक घटक पर्यावरण शिक्षा के प्राकृतिक घटक के अंतर्गत पृथ्वी और आकाशीय पिंडों को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत किसको किया जाता है? पृथ्वी और आकाशीय पिंड। अब पृथ्वी में क्या हम इसका अध्ययन करते हैं? देखिए यहाँ पे प्राकृतिक में क्या कर रहे हैं, पृथ्वी और आकाशीय पिंड, जिसमें पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी की बनावट, आप ये जो है वो जियोग्राफी में पढ़ते हैं, पर पर्यावरण आपने देखा होगा वहाँ पे भी इनको पढ़ते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो पर्यावरण विषय आता है उसमें इन सबको पढ़ाया जाता है।
पृथ्वी की बनावट, मिट्टी, है ना, खनिज, जलवायु, वनस्पति, नदी, पर्वत, पठार, इन सभी का समावेश हो। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण में किसका हो गया? पृथ्वी का। अब प्राकृतिक पर्यावरण में आकाशीय पिंडों के अंतर्गत क्या करेंगे हम? पृथ्वी की परिक्रमण गति, घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण, महासागर, महासागरीय शक्तियाँ, पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, वायुमंडलीय शक्तियाँ, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आकाशीय पिंडों के अंतर्गत। तो पहला हो गया प्राकृतिक घटक, जिसमें पृथ्वी और आकाशीय पिंडों से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। दूसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक घटक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सामाजिक व सांस्कृतिक घटक। अब इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? समाज का निर्माण मनुष्यों के द्वारा ही होता है, जिसमें मनुष्यों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मनुष्य के द्वारा जो निर्मित समाज है, उसके ही सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन इस घटक के अंतर्गत करते हैं। ये दूसरा है। ठीक है, अब सामाजिक घटकों में हम क्या करते हैं? सामाजिक घटक जैसे गांव, नगर, फसलें, पशुपालन, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, बंदरगाह, कारखाने, नदी, सागर, झील, पोखरण, झरने, ठीक है, पुलिस, प्रशासन, है ना, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। सांस्कृतिक में क्या आएंगे? सांस्कृतिक घटकों में मानव की संस्कृति, संस्कृति में जैसे उसकी भाषा है, कला है, ठीक है, अलग अलग संस्कृति के अनुसार वस्त्र, भोजन, मकान, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, या फिर विशिष्ट संस्कार और संस्थाएं। संस्थाएं मतलब एजुकेशनली, या फिर वहाँ पे धार्मिक संस्थाएं, कोई भी चीज़ें। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं मनुष्य पर्यावरण के सामाजिक और सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत। अगला है तीसरा जैविक घटक। तीसरा इम्पोर्टेंट, तीनों घटक पढ़ते हैं हम, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और जैविक। तीसरे जैविक घटक को हमने 4 श्रेणियों में बांटा है। देखिए, जैविक घटक को समझें। जीव तथा उसके भोजन की क्रिया, ये जैविक घटक में आती है। अब जीव को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। वैसे आवश्यकता होती है ऊर्जा की, और ऊर्जा जीव कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन से। ठीक है, तो भोजन से क्या है? भोजन से। और देखिए, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, अब देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। सूर्य से ऊर्जा लेकर वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे सूर्य से, है ना, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब उसको कौन करता है? भाई मनुष्य उनका उपयोग करता है खाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये चक्रण चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? जैविक घटक के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, जैविक घटक को हमने 4 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, अब चारों श्रेणियों को एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले नंबर सब्सक्राइब जरूर सभी करना चैनल को, और बेल आइकन दबाना। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई महत्व नहीं रख जाता अगर आप बेल आइकन को अलाउ नहीं करते, मतलब ऑल वीडियो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे क्या होगा? नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर किया करें। कोई भी आप कुछ भी लिखें, एक बार कमेंट लिखें, तो इससे क्या होगा? हमें मालूम पड़ेगा कि कितने लोग एक्टिवली लर्न कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, कमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ है आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इन बात करें जैविक घटक की श्रेणियों की, तो पहला है बेजीवधारी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि खुद अपना भोजन बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। उन्हें क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। बेजीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। ठीक है, इनको प्रथम श्रेणी उत्पादक कहा जाता है। स्वयंपोषी को प्रथम श्रेणी उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी क्या होते हैं? बेजीवधारी जो प्राथमिक उत्पादकों तथा हरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये हो गए प्राथमिक, इनसे भोजन प्राप्त करें, उन्हें कहेंगे हम शाकाहारी। तो देखिए, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, ये मैं शाकाहारी ओनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा, ये सारे किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों को ही खाते हैं।
इन्हें द्वितीयक श्रेणी उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी या ये क्या हो गया, स्वयंपोषी पेड़ पौधे यानी कि प्रथम श्रेणी वाले उत्पादक, दूसरे हैं द्वितीय श्रेणी जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी उत्पादक कहलाते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में चलें। तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से द्वितीय उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो लोग मांसाहारी होते हैं वो आते हैं तृतीय श्रेणी उत्पादक। जैसे मोर, बाघ, चीता, भालू, ये सब क्या होते हैं भाई, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, हिरण को खाता है, बाघ क्या करता है, शेर क्या करता है, चीता क्या करता है, हिरण अन्य जानवरों का भक्षण करता है जो शाकाहारी होते हैं। तो इन्हें तृतीय उत्पादक कहते हैं। ठीक है, जो द्वितीय उत्पादक को खाते हैं वो क्या होते हैं, तृतीय उत्पादक होते हैं। अब बात करें चतुर्थ श्रेणी उत्पादक। अब ये समझ गए होंगे आप इसको कि चतुर्थ श्रेणी उत्पादक के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप तीनों ही उत्पादकों का उपयोग करते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं, और ये सबसे खतरनाक कौन होते हैं, मनुष्य, जो प्रथम श्रेणी है ना, स्वपोषी को भी खाते हैं, शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी का भी उपयोग कर लेते हैं। तो जो तीनों पर जीवित रहते हैं वे जीव जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप तीनों उत्पादकों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, चतुर्थ श्रेणी उत्पादक। तो मनुष्य क्या है, चतुर्थ श्रेणी उत्पादक है। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण अध्यापन क्यों ज़रूरी है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके घटक कौन से, इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हम पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र के अगले टॉपिक से लेके आएंगे। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और लोगों को भी इससे जोड़ने का कहें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।